हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेके स्टडी रोड में। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों बीए फोर्थ सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जिनका एजुकेशन सब्जेक्ट है यानी कि शिक्षा शास्त्र। आज इनके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर लेके आए जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, चर्चा करेंगे कुछ इस तरीके से मॉडल पेपर होगा जो आपके पेपर के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। और अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा दी करने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तो बिल्कुल मिलता रहे। और हमारा जो आगाज़ है वो आपको बेहतर से और बेहतर बनाने का है। तो दोस्तों, आज के इस चैनल में के माध्यम से जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ वो आपको बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि जितने भी मॉडल पेपर मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, जितने भी प्रश्न आपको मैं सॉल्व कराते रहता हूँ, वो आपके लिए एक दृढ़ संकल्प वीडियो होता है जो बहुत ही लाभदायक होता है। और बात करेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जिनका एजुकेशन सब्जेक्ट है। और ये प्रश्न पत्र आपका होगा शिक्षा का मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य यानी कि एनईपी का मतलब होता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। टाइम है आपका 2 घंटे का। खंड आ से सभी प्रश्न करने होते हैं और प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर है वो 50 शब्दों में देना होता है दोस्तों। अब जैसे आपका आता है कि खंड आ का पहले का फर्स्ट प्रश्न यहाँ पे जिसे बताया गया कि शिक्षा मनोवैज्ञानिक परिभाषा यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा इसमें आपका। अब जैसे शिक्षा शैक्षिक मनोवैज्ञानिक यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए। इसमें लिखेंगे आप लोग कि शिक्षा मनोविज्ञान की एक अत्यंत महत्वपूर्ण शाखा है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान 2 शब्दों में जो शिक्षा तथा मनोविज्ञान के संयोग से बना हुआ है। निसंदेह शिक्षा मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक शिक्षा से संबंधित मनोविज्ञान से है। शिक्षा मानव व्यवहार का परिमार्जन से संबंधित रहती है, जबकि मनोविज्ञान परमाणु व्यवहार के माध्यम के तौर तरीके से संबंधित होता है। अतः शिक्षा मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ मानव व्यवहार के परिमार्जन के तौर तरीकों के अध्ययन के रूप में लगाया जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मनोविज्ञान की वह शाखा जो मानव व्यवहार के उन्नयन व परिमार्जन से संबंधित होता है शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। तो ये होता है शिक्षा मनोविज्ञान का। अब आता है सेकंड क्वेश्चन कि शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र बताइए। अब शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र कौन कौन से हैं उसके बारे में यहाँ पे हम बताएंगे। इसमें लिखेंगे आप लोग कि शिक्षा मनोविज्ञान का विषय विस्तार अत्यधिक व्यापक है। इसके अंतर्गत विद्यार्थी, अध्यापक, शिक्षण, शैक्षिक समस्याएं, विधियाँ, निर्देशन तथा परीक्षण और परमापन आदि सभी कुछ आ जाता है। इसका विस्तार इतना अनिश्चित है कि आज तक इसकी सीमाएं निर्धारित नहीं की जा सकी। उसका बाद है थर्ड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि विकास की अवस्थाएं बताइए। विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संबंध में मनोविज्ञान को एवं शरीर विज्ञान के वेत्ताओं में मतभेद है। डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स द्वारा किया गया विकास का विभिन्न अवस्थाओं का विभाजन अधिक उपयुक्त माना गया है, जो लिखिए यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। फर्स्ट नंबर में आता है शैशवावस्था जो जन्म से 5 वर्ष तक होता है। फिर आता है बाल्यावस्था जो 6 वर्ष से 12 वर्ष तक है। फिर आता है तीसरा नंबर किशोरावस्था जो 12 वर्ष से 18 वर्ष तक है। और फिर आता है फोर्थ नंबर प्रौढ़ावस्था जो 18 वर्ष के बाद निर्धारित कर दिया गया है। तो दोस्तों ये था आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन अवस्थाएं विकास की। फिर आता है फोर्थ नंबर मानव विकास से आपका क्या अभिप्राय है। मानव विकास से क्या अभिप्राय है इसमें लिखेंगे कि मानव विकास का अध्ययन शिक्षा मनोवैज्ञानिक का महत्वपूर्ण अंग है। एक शिक्षक को बालक की अभिवृद्धि के साथ साथ उसमें होने वाले विभिन्न प्रकार के विकास तथा उसकी विशेषताओं का ज्ञान होना आवश्यक है, तभी वह शिक्षा की योजना का क्रियान्वयन विकास तथा अभिवृद्धि के संदर्भ में कर सकता है। विकास आम वृद्धि तक सीमित ही नहीं, इसके बजाय इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की और परिवर्तनों के प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। तो ये होता है आपका मानव विकास के अभिप्राय। फिर आता है 5 नंबर क्वेश्चन गत्यात्मक विकास के सिद्धांत को बताएं, यानी गत्यात्मक विकास के जो सिद्धांत है उसके बारे में बताइए। गत्यात्मक विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं? फर्स्ट नंबर में आता है आपका कि विकास सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर रहता है। सेकेंड नंबर क्रियात्मक विकास बड़ी से छोटी मांसपेशियों की ओर रहता है।
थर्ड नंबर है कि क्रियात्मक विकास प्रतिमान में भविष्यवाणी योग्य के कुछ अवस्थाएं होती हैं। फिर आता है फोर्थ नंबर कहता है कि क्रियात्मक विकास का निश्चित क्रम होता है। 5 नंबर है कि क्रियात्मक विकास अधिगम एवं परिपक्वता का अंतःक्रिया के फलस्वरूप होता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 6 नंबर कि अधिगम स्थानांतरण से क्या आशय है, यानी अधिगम स्थानांतरण से क्या आशय है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें लिखेंगे कि शिक्षण के माध्यम से, इसमें आता है कि शिक्षण के माध्यम से जो कुछ सीखा गया है उसके प्रयोग किसी अन्य परिस्थिति में करना ही शिक्षण का स्थानांतरण कहलाता है। शिक्षण के स्थानांतरण को स्पष्ट करते हुए लिसनिक जी ने लिखा है कि शिक्षण स्थानांतरण पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, निपुणता, आदत, अभियोग्यता या अन्य प्रतिक्रियाओं का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना है। इस प्रकार एक परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान का अन्यत्र किसी अन्य परिस्थिति में प्रयोग ही शिक्षण का स्थानांतरण कहलाता है। तो ये होता है अधिगम स्थानांतरण से क्या आशय है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 7th नंबर की प्रेरणा का क्या तात्पर्य है, यानी कि प्रेरणा का क्या तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसमें आपका आएगा कि प्रेरणा शब्द से कार्य करने का बोध होता है, यानी कि प्रेरणा जितनी ही प्रभावी होता है कार्य कुशलता भी उतना ही प्रभावी होती है। फेंडरसन जी ने लिखा है कि प्रभावी अधिगम प्रभावी प्रेरणा पर निर्भर है और प्रेरणा का सामान्य अर्थ हम उत्तेजना से लगाते हैं, क्योंकि बिना उत्तेजना के कोई प्रतिक्रिया संभव नहीं है। हमारे प्रत्येक व्यवहार के कारण में कोई न कोई उत्तेजना होती है। तो ये होता है प्रेरणा का। फिर आता है 8th नंबर क्वेश्चन कि क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत क्या है, यानी कि क्रिया प्रसूत के अनुबंध सिद्धांत के बारे में लिखिए। इसमें आता है क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत, यानी कि ऑपरेंट कंडीशनल थ्योरी। इसमें आता है कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के वैज्ञानिक B.F. स्किनर जी ने किया है। उसने पहले किए हुए अध्ययनों का ऐतिहासिक सर्वेक्षण किया है और प्रतिक्षेप क्रिया यानी रिफ्लेक्स के संप्रत्यय विचार का क्रियात्मक विश्लेषण किया। इसके अनुसार व्यक्ति के व्यवहार का मूल आधार उत्तेजन प्रतिक्रिया संबंधों का विकसित या सहसंबंध है। मानव व्यवहार की व्याख्या करने से में पूर्व मनोवैज्ञानिक ने जिस प्रबलन कार्यसूची की ओर आगे बढ़ाया, उसने अपने एक आदर्शात्मक उपन्यास, जिसे कहते हैं यूटोपियन नॉवल, में ऐसे समान के कार्य की कल्पना की है जिससे व्यक्ति के अच्छे व्यवहार का रूप निर्धारण एवं नियंत्रण पुरस्कार द्वारा किया जा सकता है। तो ये होता है क्रियासूत अनुबंध सिद्धांत। फिर 9th नंबर क्वेश्चन अभिप्रेरणा से क्या अभिप्राय है, यानी अभिप्रेरणा के बारे में यहाँ पे आपको लिखना हो। अभिप्रेरणा के बारे में आप लोग सभी जानते हैं कि अभिप्रेरणा किसे कहते हैं। अब आता है आपका अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा के साधारण और शाब्दिक अर्थ के अनुसार हम किसी भी उत्तेजना को प्रेरणा कह सकते हैं जिसके कारण कोई भी व्यक्ति प्रतिक्रिया या व्यवहार करता है। इस प्रकार की उत्तेजना आंतरिक व बाह्य दोनों हो सकती है, किंतु मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रेरणा एक मानसिक प्रक्रिया है या एक आंतरिक शक्ति जिसमें व्यक्ति अपने अंदर से किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित होता है और इस प्रकार प्रेरणा को प्राणी के शरीर यंत्र की चालक शक्ति कहा जा सकता है, जो व्यक्ति को व्यवहार करने के लिए प्रेरणा देती है। मनोवैज्ञानिक परिभाषाओं द्वारा अभिप्रेरणा के अभिप्राय को और स्पष्ट किया जा सकता है। तो ये होता है आपका अभिप्रेरणा से क्या अभिप्राय है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर आदत। अब आता है आदत। आदत किसे कहते हैं। आदत दोस्तों इस तरीके होता है कि गैरेंट जी के अनुसार कहा गया है कि आदत उस व्यवहार का नाम है जो इतनी अधिक बार दोहराया जाता है कि वह व्यवहार स्वचालित हो जाता है। आदतों का निर्माण बचपनावस्था में ही प्रारंभ हो जाता है और आदत को सरलता से छोड़ा नहीं जा सकता है। अच्छी आदतों से बालक प्रगति कर सकता है और बुरी आदतों से पतन की ओर जा सकता है। तो यही होता है आदत। तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे ये सारे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक दूसरे को ज़रूर वीडियो को शेयर करते रहिए, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ इतना कुछ करता हूं तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर बनता है दोस्तों। फिर आता है खंडवा। खंडवा में केवल 4 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का आंसर 150 शब्दों में देना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि व्यक्तिगत भिन्नता के कारण बताइए। अब इसमें आपका आता है कि व्यक्तिगत भिन्नता के निम्न कारण बताए गए हैं, वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट नंबर में तो आता है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम में कहा गया है कि व्यक्तिगत भिन्नता का प्रमुख कारण वंशानुक्रम है। मनोवैज्ञानिक गाल्टन, पियर्सन, टर्मैन, मेडुकलन तथा बिने आदि के अपने प्रयोग से सिद्ध कर दिया कि व्यक्तियों के शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विशेषताओं का प्रमुख कारण वंशानुक्रम ही है। पैतृक गुणों का संक्रमण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है और इन्हीं कारणों से व्यक्ति में भिन्नता दिखाई देती है। सेकंड नंबर आता है वातावरण। वातावरण में कि व्यक्तित्व भिन्नता का दूसरा कारण है वातावरण। वातावरण के अंतर्गत पारिवारिक, सामाजिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है और व्यक्ति जिस प्रकार के वातावरण में रहता है उसी के अनुसार उसका शारीरिक, मानसिक विकास, रहन सहन, व्यवहार, आचार विचार आदि होते हैं। फिर आता है थर्ड नंबर आयु व बुद्धि। आयु और व बुद्धि में लिखेंगे कि बालक का शारीरिक विकास, मानसिक और संवेगात्मक उसकी आयु के अनुसार होता है, इसलिए विभिन्न आयु के बालकों में अंतर दिखाई देता है। बुद्धि को जन्मजात क्षमता माना जाता है, फिर भी इस क्षमता का विकास आयु और पर्यावरण से संबंधित होता है। बुद्धि के कारण ही व्यक्तियों में भिन्नता पाई जाती है। फिर आता है फोर्थ नंबर स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में है कि शारीरिक व्यवस्था के कारण कुछ व्यक्तित्व भिन्नता पाई जाती है। कुछ लोग स्वस्थ, हष्ट-पुष्ट, कुछ साधारण तथा कुछ दुर्बल होते हैं, इसलिए उनमें शारीरिक शक्ति और कार्यक्षमता में भिन्नता पाई जाती है। फिर आता है जाति, प्रजाति एवं राष्ट्र। व्यक्तिगत भिन्नता के कारण में जाति, प्रजाति तथा देश का प्रमुख स्थान होता है। उदाहरण के लिए जैसे ब्राह्मण जाति के व्यक्ति अध्ययनशील, क्षत्रिय जाति के व्यक्ति युद्धप्रिय, साहसी और वैश्य जाति के व्यक्ति व्यापार और कुशल होते हैं। नीग्रो प्रजाति के बालक में अमेरिकन प्रजाति के बालक अधिक तेज, बुद्धिमान और कुशल पाए जाते हैं। फिर आता है 6 नंबर शिक्षा एवं आर्थिक दशा। शिक्षा द्वारा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है और वह शिष्ट, गंभीर में विचारशील बनता है। शिक्षा ही उसे अशिक्षित और अशिष्ट व्यक्ति से भिन्न बना देती है। फिर आता है परिपक्वता। परिपक्वता का संबंध सामान्यतः व्यक्ति की वर्षायु से होता है। बालक के जन्म के बाद धीरे धीरे शारीरिक, मानसिक परिपक्वता आती है। कुछ बालकों में शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से होता है, उनमें परिपक्वता जल्दी आती है। बालक की शिक्षा का परिपक्वता घनिष्ठ संबंध है। फिर आता है गत्यात्मक। 9वां नंबर है गत्यात्मक। इसमें आता है गत्यात्मक योग्यता में कि गति संबंधी योग्यता के कारण कुछ लोग कार्य शीघ्रता और कुशलतापूर्वक कर लेते हैं और गतिवाही योग्यता या कुशलता में आयु के साथ वृद्धि होती है। इसी कारण भी यानी कि भिन्न अवस्थाओं में भिन्न व्यक्तियों में और अंतर दिखाई देता है। फिर आता है थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि विकास की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया है कि विकास की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन। अब इसमें आता है विकास के विभिन्न अवस्थाओं में कि बालक के समग्र विकास काल को कई अवस्थाओं में बांटा जाता है। जैसे वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि गर्भकाल और परिपक्वता के बीच प्रत्येक अवस्थाओं में कुछ ऐसी प्रमुख विशेषताएं उत्पन्न होती हैं जिनके कारण अवस्था दूसरी अवस्था में भिन्न दिखाई पड़ने लगते हैं। इसलिए अध्ययन की सुविधा के लिए संपूर्ण बाल का विकास निम्न मुख्य अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। जैसे फर्स्ट नंबर में आता है गर्भाकालीन अवस्था, इनकी गर्भकालीन अवस्था में इसमें आता है यह अवस्था गर्भाधान से लेकर जन्म के पहले तक होती है। इसमें विकास की गति अपेक्षाकृत अधिक तेज होती है। इसमें 3 उपावस्थाएं में विभक्त किया गया है। फर्स्ट नंबर में आता है बीजावस्था जो गर्भाधान से 2 सप्ताह तक होता है। फिर आता है सेकंड नंबर भ्रूणावस्था जो तीसरे सप्ताह से दूसरे महीने के अंत तक होता है। फिर आता है थर्ड नंबर गर्भावस्था शिशुअवस्था यानी कि तीसरे महीने से जन्म तक के पूर्व तक। फिर आता है सेकंड नंबर जैसे शैशवावस्था जन्म से लेकर 14-15 दिनों तक की अवस्था होती है। फिर आता है थर्ड नंबर बचपनावस्था जो जन्म के 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक होता है। फिर आता है फोर्थ नंबर बचपनावस्था
जो जन्म के 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक हो गया है। फिर आता है 4th नंबर तीसरे वर्ष से 6 वर्ष तक। फिर आता है वयावस्था या वयासंधि, जो बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक मिलने वाली अवस्था होती है। फिर आता है किशोरावस्था। फिर 7 नंबर होता है मध्यावस्था। फिर 9 नंबर वृद्धावस्था। यानी कि टोटल अगर बात करें तो हरलाख जी के अनुसार बताया गया है, लेकिन विकासात्मक अवस्था में इन्होंने बताया कि गर्भाकालीन जो अवस्था है वो गर्भाधान से जन्म तक होता है। शैशवावस्था है, जन्म से 2 वर्ष तक है। बचपनावस्था है, तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक है। फिर पूर्व बाल्यावस्था है, तीसरे से 6 वर्ष तक है। फिर आता है उत्तर बाल्यावस्था, जो 7 से 12 वर्ष तक बताया गया है। फिर वयासंधि 11-12 से लेकर 13 से 14 वर्ष तक माना गया है। फिर आता है पूर्व किशोरावस्था, जो 13 से 17 वर्ष आता है। फिर आता है उत्तर किशोरावस्था, जो 18 से 21 वर्ष। फिर आता है प्रौढ़ावस्था, जो 21 से 40 वर्ष तक होता है। फिर आता है मध्यावस्था, जो 41 से 60 वर्ष तक होता है। फिर आता है वृद्धावस्था, जो 60 वर्ष के बाद होता है। यानी कि बात करें तो विकास के स्वरूप की, जो विकास की उपर्युक्त प्रमुख अवस्था का ज्ञान होना 3 दृष्टियों में आवश्यकता है। विकास के स्वरूप तथा उसकी अवस्थाओं के ज्ञान का एक दूसरा लाभ यह है कि इस ज्ञान के आधार पर यह सुनिश्चित किया जाता है कि किस बालक के विकास सामान्य ढंग से चल रहा है और किस बालक के विकास असमान ढंग से। ऐसा सुनिश्चित करना संभव है क्योंकि एक विशिष्ट सामाजिक संस्कृति प्रवेश के प्रायः सभी बालकों के विकास की गतिविधियाँ लगभग समान होती हैं। फिर आता है 4th नंबर क्वेश्चन कि मानसमंद बालकों की शिक्षा हेतु योजना प्रस्तुत कीजिए। आता है मानसमंद बालकों की शिक्षा हेतु योजना प्रस्तुत कीजिए। यद्यपि मानसमंद बालकों को शिक्षित करना काफ़ी मुश्किल व साध्य काम है, परंतु निम्न सुझावों को अपनाकर मानसमंद बालक को शिक्षित करने का प्रयास किया जाता है। जैसे फर्स्ट नंबर है शिक्षा का उद्देश्य। इसमें आता है कि मंद बुद्धि बालकों को शिक्षा का उद्देश्य उनके शैक्षिक जीवन में आने वाली व्यक्तिगत, सामाजिक तथा आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उन्हें तैयार करना है। सेकेंड नंबर है कि स्वयं देखभाल प्रशिक्षण। इसमें आता है कि मंद बुद्धि बालक अपनी देखभाल स्वयं कर सकें, इसके लिए उन्हें शिक्षित किया जाना आवश्यक है। कपड़े पहनने, भोजन करने, सफाई करने, अपनी वस्तुओं की रक्षा करने, अपने मनोरंजन करने आदि का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे अपने दैनिक कार्य कर सकें। फिर आता है 3rd नंबर सामाजिक प्रशिक्षण कि मंद बुद्धि बालकों को उचित ढंग से सामाजिक व्यवहार करने के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। सामाजिक कार्यों, खेलों तथा सामूहिक कार्यों, शिष्टाचार का प्रशिक्षण देने के साथ साथ मंद बुद्धि बालकों को विभिन्न सामाजिक कार्यकलापों में भाग लेने का प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। फिर आता है आर्थिक प्रशिक्षण। इसमें आता है कि मंद बुद्धि बालकों को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसे प्रशिक्षण की आवश्यकता है ताकि वे अपने जीवन यापन के लिए न्यूनतम धन अर्जित करने में समर्थ हो सकें। फिर आता है 5 नंबर विशिष्ट कक्षाएं। मंद बुद्धि बालकों को अपनी मानसिक सीमाओं के कारण सामान्य कक्षाओं को पूर्व लाभ नहीं उठा पाते हैं, अतः उनके लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों के द्वारा संचालित विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। अतः मानसमंद बालकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए उनके प्रशिक्षण का ध्यान देना चाहिए। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर संवेगात्मक विकास से आप क्या समझते हैं। जैसे संवेगात्मक विकास की नवजात शिशु संसार में असहाय एवं शक्तिहीन प्राणी के रूप में जन्म लेता है। उसके सभी आवश्यकताओं को संतुष्ट हेतु माता पिता पर निर्भर रहना पड़ता है। इस अवस्था में भी बालकों के अंदर कुछ संवेगों का प्रादुर्भाव हो जाता है, जैसे क्रोध, भय, प्रेम। मॉर्डिगल, स्टाउट तथा अन्य मनोवैज्ञानिकों का कथन है कि संवेग क्रियात्मक वृत्ति है। भाव जब संवेग का रूप धारण कर लेती है तो उनके वेग व्यक्तियों के विशेष में अभिव्यक्ति होने लगती है। उन्होंने कुछ मुर्गियाँ पाली। कुछ समय बाद मुर्गी के चूजे हुए जो कोई भी चूजों को छेड़ने का प्रयत्न करता है, मुर्गी उस पर क्रोधित होकर झपटती है। हम प्रायः देखते हैं कि संवेगों का कोई मूल नहीं होता है और ना कोई प्रभाव होता है। जैसे यहाँ पे कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि बालकों में कुछ संवेग जन्मजात होते हैं, उनमें ये संवेग मूल रूप से ही पाए जाते हैं। इसी तथ्य का जांच करते हुए वाटसन जी ने परीक्षण किए हैं। वे प्रयोगशाला में बालकों को समक्ष उन्हीं उत्तेजनाओं को प्रस्तुत करता था जो वयस्कों में भी भय, क्रोध अथवा प्रेम संवेग पैदा करती थी।
बालकों में प्रेम संवेग को उत्पन्न करने के लिए उन्हें थपथपाया गया, सहलाया गया तथा गुदगुदाया गया। ऐसा करने पर बालक मुस्कुराने लगता था और हाथ पैर कुछ जल्दी घुमाने लगता था। कुछ बच्चे ऐसा करने पर गोद में आने के लिए हाथ फैला देते थे। उनकी क्रियाओं में आदि यदि रुकावट डाली जाती थी तो वे क्रोधवश चिल्लाते थे तथा हाथ पैर पटकते थे तथा शरीर का कड़ा कर लेते थे। इन प्रयोगों के आधार पर वाटसन ने बताया कि प्रेम, क्रोध एवं भय के संवेग जन्म के समय से या जन्म के कुछ दिनों उपरांत स्वयं ही बालक में उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन मनोवैज्ञानिक सारमन फ्रायड के यह बात से सहमत नहीं थे। उनके कथन है कि शिशुओं में कोई विशिष्ट संवेगात्मक प्रतिक्रिया नहीं होती है। जो व्यक्ति शिशुओं में क्रोध, भय अथवा प्रेम की प्रतिक्रियाएं जन्म से ही देखते हैं वह अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। फिर आता है 6 नंबर क्वेश्चन कि मानसिक स्वास्थ्य का क्या अर्थ है। अब इसमें आता है मानसिक स्वास्थ्य का क्या अर्थ है। इसमें लिखेंगे आप लोग कि मानव एक मनोशारीरिक प्राणी है। उसका व्यवहार शारीरिक तथा मानसिक दोनों ही प्रकार के अनेक कारकों पर निर्भर करता है। इसलिए स्वास्थ्य से अभिप्राय केवल शारीरिक स्वास्थ्य से नहीं वरन शारीरिक तथा मानसिक दोनों ही प्रकार के स्वास्थ्य से होता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जब व्यक्ति का शरीर तथा मन दोनों प्रभावशाली तथा समन्वित ढंग से कार्य कर रहे तभी व्यक्ति को पूर्ण स्वरूपेण स्वस्थ कहा जा सकता है। जैसा कि शब्दों से स्पष्ट है कि मानसिक स्वास्थ्य शब्द युग मानसिक तथा स्वास्थ्य नामक 2 संबंधों से मिलकर बना है। मानसिक शब्द व्यक्ति के मन, मस्तिष्क या मनोवैज्ञानिक से संबंधित है, जबकि स्वस्थ उसके समन्वित ढंग से कार्य करने की स्थिति को इंगित करता है। अतः मानसिक स्वस्थ पद से अभिप्राय व्यक्ति मन, मस्तिष्क या अंतःकरण की ओर पूरी क्षमता के साथ सकारात्मक ढंग से कार्य करने की स्थिति में है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य उस व्यक्ति की उस मनोस्थिति से है जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक तथा व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है। कुछ मनोवैज्ञानिक के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य सामान्य व अनुकूलित व्यवहार का प्रतिफल है एवं सामान्य व्यवहार से तात्पर्य अधिकांश व्यक्तियों के द्वारा किए जाने वाले औसत व्यवहार से होता है। यहाँ यह इंगित करना उचित व आवश्यक ही होगा कि औसत सामान्य व्यवहार समाज, धर्म व संस्कृति के सापेक्ष होता है। किसी एक समाज या धर्म या संस्कृति में से स्वीकृत व्यवहार दूसरे समाज, धर्म, संस्कृति में अस्वीकृत या असामान्य व्यवहार भी हो सकता है। परंतु कुछ मनोवैज्ञानिक मानसिक स्वास्थ्य में इस अभिप्राय को स्वीकार नहीं करते हैं। तब व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक क्रियाशीलता के आधार पर मानसिक स्वास्थ्य को स्पष्ट करते हैं। यानी कि कहने के बाद ये है दोस्तों ये होता है कि अगर जो मानसिक स्वास्थ्य का आपका तनाव जो है वो क्लियर नहीं होगा, यानी कि किसी जैसे आपका मानसिक स्वास्थ्य जो किसी दूसरे के प्रति भेदभाव में लगा रहेगा तो वो जितने भी टेंशन होता है वो इसी के अकॉर्डिंग चलता रहता है। अगर आप इसी को थोड़ा रिलीफ देके थोड़ा आपका जो मानसिक तनाव है उसको रेस्ट करें या रेस्ट दें तो वही से आपका क्लियर हो जाता है। यानी कि टोटल कहने वाला कि मानसिक तनाव सबसे बेहद अनक्रियाशीलता हो जाता है। यानी कि जो क्रियाशीलता है उसे हम एक मानसिक अस्वस्थ स्पष्ट करते हैं। तो इसके साथ आपका ये सारे क्वेश्चंस थे। उसका आंसर आता है खंड सा में केवल आपको 2 प्रश्न करने होते हैं। जैसे आपका यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन कि शिक्षा मनोवैज्ञानिक की परिभाषा दीजिए, शिक्षा और मनोवैज्ञानिक के पारस्परिक संबंधों की विवेचना कीजिए। फिर 8 नंबर क्वेश्चन की अधिगम की परिभाषा दीजिए, अधिगम के प्रभावित करने वाले कारकों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। फिर 9 नंबर है सीखने की विधियों का वर्णन कीजिए। 10 नंबर है समायोजन का अर्थ एवं प्रक्रिया बताइए। तो दोस्तों इस तरीके से प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये आपको सेक्शन सी के 2 प्रश्न करके हम आपको अलग से वीडियो बना देंगे जिससे कि आपको पढ़ने में, लिखने की जानकारी और कुछ चीज़ें जो आपको नहीं पता है वो आपको यहाँ पे क्लियर कर देंगे जिससे कि सारे आपको एक पॉइंट आज अच्छे से हो जाएं। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम आपके साथ फिर से उपस्थित होंगे। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोग ज़रूर उपस्थित हो जाइएगा और अगली वीडियो में आपको कुछ नए प्रश्नों के साथ आपके बीच में उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों।